ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. SSLC ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ 2022ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ. ಇದರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ರೋಮನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए चार चार विकल्प सुझाए गए हैं. उनमें से सर्वाधिक उचित विकल्प चुनकर उसके संकेताक्षर सहित पूर्ण रूप से लिखिए. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಶಿಕ್ಷಿತ್ ಶಬ್ದ का विलोम रूप है. ಇದರ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಶಿಕ್ಷಿತ್. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬೇಟಾ ಶಬ್ದ का ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪ है. ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ बेटी. ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है. उत्तर ऑप्शन डी किताबें. ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, चलना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थ क्रिया रूप है. उत्तर ऑप्शन सी चलाना. नेक्स्ट ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, पर्वता वाली शब्द में संधि है. उत्तर ऑप्शन ए दीर्घ संधि. आठवें प्रश्ने, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है. उत्तर ऑप्शन डी राजवंश. ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, बड़ा अच्छा सवाल है. वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है. उत्तर ऑप्शन बी विस्मयादिबोधक. नेक्स्ट ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वर डैश हुआ. उत्तर ऑप्शन डी मे. नेक्स्ट 11ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, निम्नलिखित प्रथम दो रोमन संख्या 2, निम्नलिखित प्रथम दो शब्द के सूचित संबंधों के अनुरूप तीसरे शब्द का संबंधित शब्द लिखिए. 9ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, गिल्लू की प्रियलता सोंजूही. गिल्लू का प्रिय खाद्य डैश. उत्तर खाजू. 10ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, बसंत आहिर टीला ಆದರೆ पंडित राजकिशोर डैश. उत्तर किशनगंज. 11ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬೋಲಾ ಬಾಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಆದರೆ ಚುಗಲ್ಕೋರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಬಲರಾಮ್. 12ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಆದರೆ ಜೋಗ डैश. उत्तर जलप्रपात. मेन क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक पूर्ण वाक्य में लिखिए. 1ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, लेखक प्रेमचंद्र को दुकान में क्या नजर आया. लेखक प्रेमचंद्र को रंगदार गुलाबी सेब नजर आया. 14ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, गिलहरी गर्मी के दिनों में कहाँ लेट जाती थी. उत्तर सुरही पर लेट जाती थी. 15ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, बहाने बनाने का प्रमुख कारण क्या है. बहाने बनाने का प्रमुख कारण आलस्य है. नेक्स्ट 16ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, भारत के खेत कैसे है. उत्तर भारत के खेत हरे भरे है. नेक्स्ट रोमन संख्ये 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए. 2-3 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ, 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. 17ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ई गवर्नर्स क्या है. उत्तर सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश आदि का यथावत लोगों को सूचित करना यह ई गवर्नर्स है. नेक्स्ट 18ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, दुकानदार ने लेखक से क्या कहा. ಅಂಗಡಿಯವನು ಲೇಖಕರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ ಅಂಥೇಳಿ. दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के. आप ले जाइए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी. नेक्स्ट 19ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, बसंत राजकिशोर से 2 पैसे लेने से क्यों इनकार करता है. बसंत राजकिशोरನ ಹತ್ತಿರ ಯಾಕೆ 2 ಪೈಸೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಉತ್ತರ ನೋಡೋಣ. बसंत स्वाभिमानी था, वह मेहनत से पैसे कमाना चाहता था. पंडित राजकिशोर द्वारा दिए गए मुफ्त के पैसे को वह भीख समझता था. 20ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, बचेंद्री पाल का बचपन कैसे बीता. बचेंद्री पालरवರ ಬಾಲ್ಯ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. बचेंद्री को बचपन में रोज़ 5 किलोमीटर पैदल चलकर
स्कूल जाना पड़ता था। पर्वतारोहण परीक्षण के दौरान कठोर परिश्रम करना पड़ता था। सिलाई करके पढ़ाई का खर्च जुटाया। नेक्स्ट 21ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮನುಷ್ಯ के लिए सुख की प्राप्ति कब संभव है? ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸುಖದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಸಂಭವ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಉತ್ತರ ನೋಡಿದರೆ समय बहुत अनमोल है, समय को नष्ट किए बिना काम करने से सुख की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट 22ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಶೋಧ कृष्ण के क्रोध को कैसे शांत करती है? ಯಶೋಧ ಕೃಷ್ಣನ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಕ್ರೋಧವನ್ನು ಹೇಗೆ ಶಾಂತಗೊಳಿಸಿದಳು ಅಂಥೇಳಿ ಉತ್ತರ ನೋಡೋದಾದರೆ ಯಶೋಧ क्रोधित कृष्ण को समझाती है कि बलराम जन्म से ही धूर्त और चुगलखोर है। वह गोधन की कसम खाकर कहती है कि मैं तुम्हारी माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। नेक्स्ट 23ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, शनि सौरमंडल का सर्वाधिक सुंदर ग्रह है कैसे? ಶನಿ ಸೌರಮಂಡಲದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಗ್ರಹ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅದರ ಉತ್ತರನ ನೋಡೋದಾದರೆ शनि ग्रह के चूहे और वलय दिखाई देता है। ये वलय अत्यंत विस्तृत और स्पष्ट है। शनि के इन वलयों या कंकणों ने इस सौरमंडल को सर्वाधिक सुंदर ग्रह बनाया है। अथवा प्रश्नेನ ನೋಡೋದಾದರೆ शनि एक अत्यंत ठंड ग्रह है कैसे? ಅದರ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ शनि ग्रह सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा करीब 10 गुना अधिक दूर है, इसलिए वहाँ बहुत कम समय ताप पहुँचता है। शनि के वायुमंडल का तापमान शून्य के नीचे 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। नेक्स्ट 24ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, शास्त्र में सत्य बोलने का तरीका कैसे समझाया गया है? ಅದರ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ सत्य बोला जो दूसरों को प्रिय लगे, अप्रिय सत्य मत बोलो। अथवा मತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, सत्य के स्वरूप के बारे में लेखक के विचार स्पष्ट कीजिए। सत्य बहुत ही भोला भाला, बहुत ही सीधा साधा है। सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब है, ज्ञान की प्रतिलिपि है, आत्मा की वाणी है। जो कुछ भी आंखों से देखा उसे बिना नमक मिर्च लगाए बोलना ही सत्य है। नेक्स्ट 5ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्य में लिखिए। ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। 3 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 9 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತವೆ। 25ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, गिल्लू की कार्यकलाप के बारे में लिखिए। उत्तरವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ महादेवी वर्मा का ध्यान आकर्षित करने के लिए पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ता और उतरता। वर्मा जी को चौंकाने के लिए कभी फूलदान के फूलों में, कभी पर्दे के चुन्नट में, तो कभी सोनजूही की पंक्तियों में छिप जाता। खाते समय थाली से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। लेखिका के सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजे से सिर और बालों को हौले से सहलाता। खिड़की के रास्ते बाहर जाकर दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर डाल पर उछलता कूदता। इनमें से कोई 3-4 अंश अंतೇಳಿ ಈ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದಾದರೂ 3-4 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ। ನಂತರ 26ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆನ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಮಾಜ್ ಕೆ ಬಾರೆ में ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್ ವಿಚಾರ ಸ್ಪಷ್ಟ कीजिए। ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ। ನಮಾಜಿನ ಕುರಿತಂತೆ ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್ ರವರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ ಅಂಥೇಳಿ। जैनुलाब्दीन नमाज की प्रासंगिकता के बारे में कहते हैं कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। नेक्स्ट 27ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆನ ನೋಡೋದಾದರೆ सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है कैसे बताइए। सोशल नेटवर्किंग ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅದರ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा रख दिया है।
इसके कोई साइट्स है जिसे फेसबुक, आर्क्यूट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि। इन साइटों के कारण देश विदेशों के लोगों की रहन सहन, वेशभूष, खान पान के अलावा संस्कृति, कला आदि का प्रभाव शीघ्रातिशीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है। नेक्स्ट 28ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, लेखक के धूप का चश्मा खो जाने की घटना का वर्णन कीजिए। ಲೇಖಕರವರ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಖೋ ಜಾನೆ ಪರ್ ಕಳೆದು ಹೋದ ನಂತರ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, दूसरे दिन लेखक बैठक में जाने के लिए धूप का चश्मा खोजने लगे तो वह नहीं मिला। लेखक ने एक दो लोगों से कहा तो बात फैल गई। लेखक बिना धूप का चश्मा लगाए बैठक में पहुँचे। बैठक में 15 मिनट चाय की छुट्टी हुई। एक सज्जन लेखक के पास आकर सहानुभूति प्रकट करने लगे। लेखक ने देखा कि सज्जन ने जो चश्मा पहना था वही उनका था। नेक्स्ट 29ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, बचेंद्री ने पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी कैसे की। ಬಚೇಂದ್ರಿರವರು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಏರುವಂತಹ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ. बचेंद्री ने पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लिया। उन्होंने काला नाग, गंगोत्री ग्लेशियर और रूड गोरो पर्वतों की चढ़ाई की, जिससे उनमें आत्मविश्वास और बढ़ गया। अगस्त 1983 में दिल्ली में हिमालय पर्वतारोहियों के सम्मेलन में पहली बार तेंजिंग नोर्गे और जुंके ताबी से मिली और उनसे प्रभावित हुई। नेक्स्ट 30ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, मातृभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। मातृभूमिಯ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿ ಅಂಥೇಳಿ. मातृभूमि के खेत हरे भरे है। मातृभूमि के वन उपवन फल फूलों से भरा हुआ है। मातृभूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा है। नेक्स्ट 31ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, प्रकृति पर सर्वत्र है विजय पुरुष आसीन, इस पंक्ति का आशय बताइए। आज मानव ने प्रकृति के अनेक तत्वों को अपने नियंत्रण में कर लिया है। वारी, विद्युत और भाप अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकता है। अपनी आज्ञानुसार पवन के ताप को भी बदल सकता है। नेक्स्ट 32ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, निम्नलिखित दोहे का भावार्थ अपने शब्द में लिखिए। ಕೆಳಗಿನ ದೋಹೆಯ 2 ಸಾಲಿನ ಪದ್ಯದ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತೇಳಿ. दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न चांडिए, जब लग घट में प्राण। उत्तर, प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि दया धर्म का मूल है और अभिमान पाप का। इसलिए जब तक शरीर में प्राण है तब तक मानव को अपना अभिमान छोड़कर दयालु बने रहना चाहिए। नेक्स्ट 33ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, गद्यांश का अनुवाद कन्नड़ या अंग्रेजी में कीजिए। ಕೆಳಗಿನ ಒಂದು ಗದ್ಯದ ಅನುವಾದವನ್ನು ನೀವು ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿ ಬರೆಯಿರಿ, ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಉತ್ತರ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ನಯನ ಮನೋಹರ है। ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯವು ನಯನ ಮನೋಹರವಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಮೇ ವಿಶಾಲ್ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ है, ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರವಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಮೇ ನೀಲಗಿರಿ ಕಿ ಪರ್ವತವಾಲಿಯ है, ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ನೀಲಗಿರಿಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಇವೆ. ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟಿಂಗ್. ದ ವಾಸ್ಟ್ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ ಲೈಸ್ ಟು ದ ವೆಸ್ಟ್. ನೀಲಗಿರಿ ಮೌಂಟೇನ್ रेंज इज टू द साउथ ऑफ कर्नाटक। नेक्स्ट रोमन संख्या 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए। ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು 5 ಅಥವಾ 6 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ, 4 ಅಂಕದವು. 34ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ तथा संस्कृति को कर्नाटक के साहित्यकारों की क्या देन है, स्पष्ट कीजिए। ಅದರ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, वचनकार बसवಣ್ಣ क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। अक्का महादेवी, अल्लमा प्रभु, सर्वज्ञ जैसे संतों ने अपने अनमोल वचन द्वारा प्रेम, दया और धर्म की सीख दी है। पुरंदरदास, कनकदास जैसे भक्त कवियों ने
भक्ति नीति सदाचार के गीत गाए हैं। पंप रन्न पोन्न कुमारव्यास हरिहर राघवांक आदि कवियों ने कन्नड़ साहित्य को समृद्ध बनाया है। आधुनिक काल के साहित्यकार कुवेंपु, द.रा. बेंद्रे, शिवराम कारंत, मास्ती वेंकटेश अयंगर, वी.कृ. गोकक, यू.आर. अनंतमूर्ति, गिरीश कार्नाड और चंद्रशेखर कंबार ज्ञानपीठ पुरस्कार से अलंकृत है। यह कन्नड़ भाषा, संस्कृति तथा कर्नाटक के लिए गौरव का विषय है। ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, कर्नाटक की ಶಿಲ್ಪಕಲಾ और ವಾಸ್ತುಕಲಾ का वर्णन कीजिए। ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಹಾಗೂ ವಾಸ್ತುಕಲೆಯ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡೋಣ। कर्नाटक की शिल्पकला अनोखी है। बादामी, ऐहोळे, पट्टदकल्लु में जो मंदिर है उनकी शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है। बेलूरू, हळेबीಡು, सोमनाथपुर के मंदिरों में पत्थर की मूर्तियाँ सजीव लगती है। श्रवणबेळगोळ में गोमटेश्वर की 57 फीट एक शिला प्रतिमा है। विजापुर के गोल गुंबज की हिस्परिंग गैलरी वास्तुकला का अद्वितीय नमूना है। मैसूर का राजमहल कर्नाटक के वैभव का प्रतीक है। प्राचीन सेंट फिलोमिना चर्च, जगनमोहन राजमहल का पुरातत्व वस्तु संग्रहालय अत्यंत आकर्षणीय है। नेक्स्ट 35ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ಕವಿತಾಂಶ ಪೂರ್ಣ ಕೀಜಿಯೇ। ಕೆಳಗಿನ ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಅಂಥೇಳಿ। असफलता डैश डैश भागवतुम। ಕೊನೆಯ ಪದ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, क्या कमी रही गरी। ನಾಲ್ಕನೇ ಪದ್ಯ असफलता। असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। नेक्स्ट 36ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भारत को अपनी जिस परंपरा पर गर्व है उसमें जब से प्राचीन भाषाओं में एक तमिळ का बहुत बड़ा योगदान है। ಇದರ ಒಂದು ಗದ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದ್ಕೊತ ಹೋಗಿ ಹಾಗೂ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ। ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಜುಲಾಹೆ का स्वभाव कैसा था। उत्तरವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, जुलाहे का स्वभाव शांत और निश्चल स्वभाव का था। ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, जुलाहे के पास लोग क्यों जाते थे। समस्या लेकर जाते थे। नेक्स्ट ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, उसे संत जुलाहा क्यों कहा जाता था। उत्तर, उसके शांत स्वभाव के कारण उसको संत जुलाहा कहा जाता था। नेक्स्ट नाಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, जुलाहा कहाँ रहता था। जुलाहा तमिलनाडु के किसी नगर में रहता था। नेक्स्ट 37ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, रोमन संख्या 8, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर 12-15 वाक्यों में किसी एक विषय के बारे में निबंध लिखिए। ಕೆಳಗಿನ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ 12-15 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರು ವಿಷಯವನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ। 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ। ವನ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಥವಾ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ ಯೋಗದಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದು ನಿಬಂಧವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ। ಇಲ್ಲಿ ನಿಬಂಧದ ಒಂದು ನೀವು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ವಿಸ್ತಾರ ಮತ್ತು ಉಪಸಂಹಾರ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಬಂಧವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ। आनंतर निಮಗೆ नेक्स्ट रोमन संख्या 9, निम्नलिखित विषय के बारे में पत्र लिखिए अंथेಳಿ। परीक्षा तैयारी के बारे में अपनी माताजी को पत्र लिखिए अंथेಳಿ। परीक्षा तैयारी ಕುರಿತಂತೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೀಬೇಕು। ಹಾಗೆ कोई सकारण देते हुए अपने मुख्य अध्यापक के नाम छुट्टी पत्र लिखिए अंथೇಳಿ। ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಲೇಖನ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಧನ್ಯವಾದಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ।